चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स में पहले हम अलोंग पीरियड स्टार्ट करते हैं। अब अलोंग पीरियड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहता है कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो। अच्छा ये कैसे? अच्छा हम सेकेंड पीरियड का एक एग्जांपल ले जाते हैं। कोई भी पीरियड का एग्जांपल ले सकते हैं। हम यहां पर सेकेंड पीरियड का एग्जांपल ले जाते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। अच्छा यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगते हैं और प्रोटॉन्स भी बढ़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा वैलेंस शेल से और प्रोटॉन ऐड हो जाएगा न्यूक्लियस में ऐड हो जाएगा। लिथियम का है 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियन का 10। अच्छा अगर हम लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, लिथियम का है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:1, जबकि बेरिलियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4, इसका 1:2:2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा चलिए इसका यहां पे थोड़ा स्ट्रक्चर में समझते हैं। लिथियम तो ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकेंड सेल, इसमें सेकेंड सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और बेरिलियम का ये फर्स्ट सेल और ये सेकेंड सेल, इसमें यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम में 3 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है, यहां पर मैं न्यूक्लियर चार्ज को 3p दिया। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, इसलिए इसका न्यूक्लियर चार्ज 4p है। अब आपको अच्छे से पता है कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि बेरिलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम से ज्यादा होने की वजह से बेरिलियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ रहे हैं, इसलिए बेरिलियम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसीलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगेगा। किसका? बेरिलियम का। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम का लिथियम से ज्यादा है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम का ग्रेटर होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम से। इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने लगता है, और लेफ्ट से राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ने लगेगा। अच्छा चलिए इसे इरेज करते हैं। यहां पर एक शॉर्ट नोट बाइंडिंग लिखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन क्या यहां पर सभी एलिमेंट्स सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे? नहीं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इरेगुलरिटीज मेंटेन करेंगे, जैसे बेरिलियम एंड बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पे इरेगुलरिटीज के लिए अच्छे से ध्यान रखिए, 2 पॉइंट्स रोल प्ले करेंगे। पहला है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी और दूसरा क्या है? दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर, और दूसरा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए यहां पर पढ़ते हैं। ये इरेगुलरिटीज पहले हम पढ़ेंगे। इरेगुलरिटीज, बेरिलियम का है एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का है 5,
अगर हम ऑब्जर्व करेंगे बेरिलियम का है 1s2 2s2, बोरोन का है 1s2 2s2 2p1। अच्छा यहां पर देखिए बेरिलियम का भी वैलेंस शेल 2 है, मतलब सेकेंड पीरियड का ये, और ये बोरोन का भी वैलेंस शेल सेकेंड शेल है। लेकिन यहां पे थोड़ा फर्क देखिए कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, s ऑर्बिटल में, 2s ऑर्बिटल में है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। जबकि यहां पे बोरोन के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर, p ऑर्बिटल। और आपको अच्छे से पता है कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी या पेनिट्रेटिंग पावर का जो ट्रेंड है वो s ऑर्बिटल का बाकी सब ऑर्बिटल से ज्यादा है। s का p से ज्यादा है, p का d से ज्यादा है, और d ऑर्बिटल का f ऑर्बिटल से ज्यादा है। अच्छा ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस लेक्चर प्लीज आप अटेंड कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम इतना बता दे रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास सबसे पास जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे कि उसका पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। एस ऑर्बिटल आप कोई भी सेल में ऑब्जर्व कीजिए, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। अच्छा मान लीजिए कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका वैलेंस शेल सेम है, लेकिन एक में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है s ऑर्बिटल, दूसरे में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है किसमें, p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, अब यहां पर हम इसको ऐसे समझेंगे कि बेरिलियम के केस में सेकेंड सेल के 2s में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए आपको अच्छे से पता है कि s ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कि न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है। बोरोन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p में रहता है, 2s में नहीं 2p में रहता है। और आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले आता है 2s, उसके बाद 2p, पहले आता है s ऑर्बिटल, उसके बाद आता है 2p। और आप 2p से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो 2p से डिस्टेंस न्यूक्लियस का थोड़ा ज्यादा होता है, 2s से डिस्टेंस न्यूक्लियस का कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर 2s में रह जाता है ना तो इससे रिमूव करना इलेक्ट्रॉन का डिफिकल्ट हो जाता है, और 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा इजी रह जाता है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि s ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसमें मोर आयनाइजेशन एनर्जी है, और यहाँ पर लेस आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि p का पेनिट्रेटिंग एबिलिटी यहाँ पे s ऑर्बिटल से थोड़ा सा वीक है। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन होता है। जबकि अलोंग हम पीरियड अगर मेजर करेंगे तो लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे बेरिलियम एंड बोरोन के केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बेरिलियम का यहाँ पर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बोरोन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल हैज मोर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। ठीक, अच्छा चलिए अब यहाँ पे दूसरा इरेगुलरिटीज को ध्यान रखते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कोई एलिमेंट आप ऐसा देखते हो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से केस में हम बोलेंगे, जब कोई एलिमेंट का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन का। 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रह सकता है। मैक्सिमम 2p का जो कैपेसिटी रहता है वो है 6 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहाँ पर 3 है, मतलब 6 का आधा, हम कहेंगे कि ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड।
लेकिन यहाँ पर 2p4 है, इसे हम हाफ फील्ड नहीं कहेंगे, इसको ना ही हाफ फील्ड ना ही फुल्ली फील्ड कहेंगे, इसको हम नॉट हाफ फील्ड नॉट फुल्ली फील्ड कहेंगे। इसलिए ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जबकि हाफ फील्ड एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको अच्छे से पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, इसलिए उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अराउंड पीरियड तो हमको पता चल गया, अब हम पढ़ते हैं अलोंग ग्रुप, मतलब ग्रुप वाइज आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड कहता है। हम कोई भी एक ग्रुप का एग्जांपल लेकर यहां पर हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम बताएंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई भी एक एग्जांपल ले चलते हैं, चलिए मान के चलते हैं हम ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हमें ओनली इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। बेरिलियम का है 1s2 2s2 2s2 है इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3s2, कैल्शियम का 4s2, स्ट्रोंशियम का 5s2 एंड बेरियम का है 6s2, रेडियम का है 7s2। अच्छा, टॉप टू बॉटम हमने अच्छे से पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम टॉप टू बॉटम अगर एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे ना, तो एलिमेंट्स में नए सेल्स ऐड होते जाते हैं, जिससे क्या होगा, वैलेंस शेल भी और एक फॉर्म होता जाता है। उससे क्या होगा कि सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में दूरी बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। अच्छा, एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगा ना, तो यहां पर हम ऐसा कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होगा, जैसे बेरिलियम का है सेकेंड सेल वैलेंस शेल, उसी तरह से मैग्नीशियम का थर्ड सेल है वैलेंस शेल, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे, वैलेंस शेल का वैल्यू बढ़ेगा या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, तो वैलेंस शेल से न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता जाएगा। ओके, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता जाएगा। इससे ये कॉन्सिक्वेंस मिलेगा कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा। हम ऐसा कहेंगे कि टॉप टू बॉटम वैलेंस शेल एंड वैलेंस शेल बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो यहाँ पे वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम वैलेंस शेल का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर बेरिलियम के केस में वैलेंस शेल यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर वैलेंस शेल 3 है। तो वैलेंस शेल का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस इजी हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस होगा टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इसीलिए होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, क्या हम यहाँ पर सिल्डिंग इफेक्ट का पॉइंट ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि टॉप टू बॉटम न्यू सेल्स ऐड होने की वजह से इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए टॉप टू बॉटम
शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इनर सेल्स बढ़ते जाते हैं, और इससे क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता जाता है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा इसका और एक वजह है क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। इसको अच्छे से पॉइंट मार्क करेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पार्ट खत्म। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of sodium is smaller than first ionization enthalpy of magnesium, while second ionization enthalpy of sodium greater than second ionization enthalpy of magnesium। अब ऐसा क्या रीजन है? इसको हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पॉइंट को यूज करके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, सोडियम का कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे लिए इजी हो जाता है ना, तो इससे रिलेटेड हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर बड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है। इसको इजीली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सोडियम के वैलेंस शेल है 3s, सोडियम का वैलेंस शेल है 3s, जबकि मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब आप खुद बताइए कौन है ज्यादा स्टेबल। देखिए, सोडियम की 3s1 भी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है। और ये मैग्नीशियम का वैलेंस शेल 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड भी स्टेबल होता है, दोनों स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 3s में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं, और कोई भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन रह चुका है मतलब ये पूरा स्टेबल है, इसको मोक्ष मिल चुका है। अब इससे इलेक्ट्रॉन लूज करना एक्चुअली प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ शो करता है। इसीलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर कोई एलिमेंट का होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम is greater than first ionization enthalpy of sodium। अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों सोडियम का ज्यादा हुआ? अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये सोडियम प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे सोडियम का देखिए 3s1 कन्फिग्रेशन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो सोडियम प्लस। अब यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन आ जाता है 1s2, 2s2, 2p6। 3s में इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ठीक। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3s में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, अब बाकी इतना बचा, तो Na प्लस का इतना ही होगा। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस का, मैग्नीशियम से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हो, सॉरी, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 1s2, मैग्नीशियम प्लस का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। 3s2 था, 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, 3s1। और ये क्या है कि ये है स्टेबल। चलिए, ये है स्टेबल कन्फिग्रेशन क्योंकि हाफ फील्ड दे रहा है। लेकिन सोडियम प्लस का देखिए ना, सोडियम प्लस का तो वैलेंस शेल ही 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद
अब वैलेंस सेल ही तो सेकंड सेल है, जबकि मैग्नीशियम का यहाँ पर थर्ड सेल है वैलेंस सेल। मैग्नीशियम प्लस का थर्ड सेल है वैलेंस सेल, जबकि सोडियम प्लस का सेकंड सेल है वैलेंस सेल। अब आप खुद बताइए, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस इजी होता है कि थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल प्रोसेस इजी होता है? थर्ड सेल से न्यूक्लियस का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता है, सेकंड सेल से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। यही कॉज होता है कि मैग्नीशियम प्लस के थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो सकता है। इसलिए मैग्नीशियम प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी। सोडियम से भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी। लेकिन मैग्नीशियम की थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ मैग्नीशियम के थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव प्रोसेस सोडियम प्लस के सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से ज्यादा इजी हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम, second ionization enthalpy of magnesium lesser than second ionization enthalpy of sodium। चलिए, आशा है आप सबका क्लियर होगा। कुछ भी डाउट्स अगर होगा, क्वेरी होगा, आप ना कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिएगा या डाउट्स पूछिएगा, हम डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। धन्यवाद।